गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लाइट चैप्टर जो लास्ट सेशन में पढ़े थे हम उस चीज को आगे पढ़ाएंगे। क्लास 10 का चैप्टर है लाइट। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में किया था लाइट चैप्टर का, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन इसका किया था कि कैसे हम किसी चीज को क्यों देख पाते हैं, कौन सा ऐसा चीज है जो हमें इन आंखों के थ्रू देखने में सक्षम बनाता है। तो वो है लाइट। लाइट वह चीज है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखने में सक्षम बनाता है। लाइट एनेबल्स अस टू सी एनीथिंग। तो मैकेनिज्म उसका समझाए थे कि कैसे हम चीजों को देख पाते हैं कि जब एक लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर जब ये लाइट हमारे आंखों तक पहुंचता है तो हम उस चीज को भली भांति देख पाते हैं। अंधेरे कमरे में वही उसको लाइट जब रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो हम उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। इसके बहुत सारे फेनोमेनन है, नेचुरल फेनोमेनन है जो हम अपने लाइफ में देखते हैं, अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। बहुत सारे घटनाएं हैं जैसे इंद्रधनुष का बनना, तो आपका जो है डिफरेंट टाइप के प्रिज्म का जो वर्क होता है, या किसी भी चीज का परछाई बढ़ना, प्रतिबिंब का बढ़ना वस्तुओं के द्वारा, है ना। ये सभी घटनाएं जो है ये लाइट के परिघटनाएं कहलाती हैं। लाइट के डिफरेंट टाइप्स के वेरियस टाइप के फेनोमेनन है। तो जैसा कि हम जानते हैं लाइट जो होता है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट का जो शुरुआत में ही बताना चाहिए था, लास्ट क्लास में छूट गया था वो चीज कि लाइट हमेशा क्या होता है कि सरल रेखे पथ में गमन करता है। सरल रेखे पथ मतलब सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम दो हैं, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉज क्या है, पहला लॉज है एंड जैसे कि हमने यहाँ पर एक फिगर लेते हैं मिरर का, एक मिरर लेते हैं। कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है। इस मिरर का नाम है एमएन। पीछे तरफ ये जो इस तरह से जो ये हम पॉलिश कर दिए हैं पीछे, तो ये जो सिंबल्स है ये पॉलिश का है कि लास्ट जो पीछे तरफ है पॉलिश किया हुआ, राइट इसका जो इस साइड में है, लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड जो तुम्हारा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये मिरर बनेगा, ये मिरर के भांति काम नहीं करेगा। तो मिरर कैसे बनता है, जब एक तरफ पॉलिश किया रहता है दूसरी तरफ से रिफ्लेक्शन होता है, तभी वो लाइट को, रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो हम पीछे साइड में, इसके बैक साइड में पॉलिश किए हुए हैं ताकि ये प्लेन मिरर है, जो प्लेन मिरर हम लोग आमतौर पे यूज करते हैं अपने फेस को देखने के लिए, है ना। और प्लेन मिरर जनरली जो हम लोग डेली जीवन में यूज करते हैं वो ज्यादातर प्लेन मिरर ही होता है। और हम लोग इसके बारे में स्फेरिकल मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे। दो तरह के मिरर होते हैं, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। तो उसको हम अगले क्लास में हो सकता है करेंगे, या आज हो सकता है आज टाइम रहते अगर हो जाता है तो हम उसका इंट्रोडक्शन भी कर देंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्लेन मिरर में एक रे ऐसे आती है और टकराती है, प्लेन मिरर में इस तरह से रे आई और इस मिरर के एक पॉइंट से टकराई, इस पॉइंट से स्ट्राइक किया। अब जो रे आता है उस रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। जिस पॉइंट से टकराता है मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, जिस पॉइंट से टकराता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में बोलते हैं इसको आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे टकराया उस पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हम क्या करेंगे कि एक नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर किससे परपेंडिकुलर होगा, सरफेस ऑफ मिरर के, सरफेस ऑफ मिरर या सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो डॉटेड लाइंस है ये क्या है, नॉर्मल है। इसको हम नॉर्मल कहेंगे, इसको नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉर्मल कहेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, इसको हिंदी में कहेंगे हम अभिलंब। तो हम एक और बात बताना चाहते हैं कि हमारे साथ जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को हम ऐसे प्रीफर कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। एनसीईआरटी ऐसा माना जाता है कि इंडिया में सबसे स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी को ही माना जाता है, क्योंकि उसमें चीजें जो होती है टू द पॉइंट होती है, ज्यादा एलोबरेट करके नहीं होता है, लेकिन सारा चीज जो है, जितना भी चीज सिलेबस के अंदर है सारा चीज को होता है, सारा चीज को टू द पॉइंट दिया जाता है। और हर एक चीज और ऊपर
भी जाओगे तो डिफरेंट टाइप के हायर एग्जामिनेशन में भी आते हो तो एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाता है, बोला जाता है कि एनसीईआरटी के फैक्ट्स को ही मेन फैक्ट्स माना जाता है, उसी को उसकी सच्चाई पर, उसके मतलब उसके वास्तविकता पर ज्यादातर गौर किया जाता है। ठीक है, तो हम इस मिरर को हम देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि अगर हम इंसिडेंट रे आता है और मिरर के प्लेन मिरर के एक पॉइंट से टकराता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक नॉर्मल खींचते हैं तो एक एंगल बनाते हुए हम देखेंगे कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से डिनोट करते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, आई से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो एंगल जितना बन रहा है, मतलब ये इंसिडेंट रे मिरर से टकराते हुए जितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल बनाते हुए ये वापस रिटर्न जाएगा। तो इस एंगल, ये जो एंगल होगा, रिटर्न जाने वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को हम बोलेंगे, इसको आर से डिनोट करेंगे, नहीं तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लास्ट क्लास बता चुके हैं। ये जो रे निकलता है मिरर से, इंसिडेंट रे गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराया और ये वापस गया, और ये वापस जो जा रहा है रे, इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी में बोलते हैं इसको परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये सारी चीज हम समझ गए, टर्म्स को समझ गए कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है। ये प्लेन मिरर है। अगर मान लेते हैं ये यहाँ पर एक पॉइंट देते हैं ए, और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको ओ मान लेते हैं, यहाँ पर हम देते हैं बी, और सपोज ये देते हैं एन, तो यहाँ पर एओ क्या है, एओ इज इंसिडेंट रे, ओबी इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड ओएन इज नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, पॉइंट ओ। तो पहला लॉज क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम बताए थे कि पहला लॉज क्या कहता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये जो एंगल है, जितना एंगल बनाते हुए ये मिरर से टकराएगा उतना ही एंगल बनाते हुए वापस आएगा। मतलब दैट मींस कि ये एंगल जो है और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहला जो लॉ बताए थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मींस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इसका प्रॉपर नोट्स हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप लोग जोड़कर इसको प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स एज वेल एज इंग्लिश। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल कहां पे है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों क्या है, एक ही प्लेन में, तीनों के तीनों एक ही तल पर है। हिंदी में कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दैट मींस एक ही प्लेन पे होते हैं। ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन पे, एक सीधे प्लेन पर, एक प्लेन पर है, एक स्ट्रेट प्लेन पे है, जिसके कारण हम इस बोर्ड पे लिख पा रहे हैं। इसका मतलब तीनों एक ही प्लेन पे है। मतलब अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो ये देखिए, ये जो पेन है, ये पेन तीनों है, ये तीनों अगर इस तरह स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से है, इसका मतलब है तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे है। अगर मान लीजिए ये ऐसा रहता है, ये इधर की ओर जाते रहता, तो ये तीनों अलग अलग प्लेन पे रहता है ना। ये तीनों के तीनों लाइंस जो है अलग अलग प्लेन पे रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये तीनों रे जो होंगे यहाँ पे इसमें एक ही प्लेन पे होंगे। तो ये जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे। बस ये सिंपल है, इसको याद करना भी सिंपल है। पहला तो बता ही दिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर 8 स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, इस टर्मिनोलॉजीज के बारे में। वेरियस टाइप्स के टर्मिनोलॉजीज जो है, इसमें जो कौन कौन से टर्म्स आते हैं, जैसे इंसिडेंट रे। हम इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, तो द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हो गया वह किरण जो दर्पण के आपतन बिंदु से टकराती है, उस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण, है ना, इंसिडेंट रे। सेकेंड नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। नॉर्मल इज ए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। हम बोल सकते हैं ऐसा कि लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
line drawn perpendicular to the reflecting surface of the mirror at the point of incidence is called normal. Reflected ray क्या कहेंगे? Reflected ray, the ray of light which returns, the ray of light which comes back or returns back after reflection is called reflected ray. The ray of light which returns back or comes back आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. तीन हम डिफाइन कर दिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. अगेन अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? इट इज अ पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स टू द मिरर. इट इज अ पॉइंट एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स टू द मिरर. वह पॉइंट जिस पर आपतित किरण जाके दर्पण से टकराती है ना. परावर्तक सतह का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण टकराती हैं या स्ट्राइक करती हैं उसे हम आपतन बिंदु या एंगल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे. अगेन अब इस एंगल आई को हम क्या कहते हैं? आई को हम बताए थे, एंगल आई को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण. हिंदी में बोलेंगे इसको आपतन कोण. और आर को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको बोलेंगे परावर्तन कोण. दोनों आपस में बराबर होती हैं. ठीक है, तो हम अगर इसको डिफाइन करना रहेगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो इंसिडेंट यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहेंगे, है ना. द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये भी हम शामिल कर सकते हैं इसमें कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे. The angle between the normal and the reflected ray at the point of incidence is called angle of reflection. उसको परावर्तन कोण कहेंगे. अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर बने कोण को हम परावर्तन कोण कहेंगे. ये टर्मिनोलॉजी हमने डिफाइन कर दिया. जो टर्म्स थे इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे बहुत अच्छा लगेगा. धीरे धीरे जो है ना, अगर समझ में अभी नहीं आ रहा तो धीरे धीरे समझते जाइए. जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं उस चीज को रिवाइज करते जाइए. सबसे बड़ा दिक्कत क्या है स्टूडेंट का ना, खास करके हम लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में स्टूडेंट का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि रिवाइज नहीं करते हैं. जो भी पढ़ाई होता है, आपको जो भी समझाया जाता है, जितना भी समझाया जाता है, उसको घर में जाके एटलीस्ट रिवाइज कीजिए. लोग ट्यूशन भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, 4 ट्यूशन 5 ट्यूशन करवा रहे हैं, गार्जियन परेशान है ना, टीचर भी परेशान है, स्टूडेंट समझ नहीं पाता है. बहुत दिक्कत है ग्रामीण क्षेत्र में. तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर कमी है तो रिवीजन का कमी है. अगर रिवीजन खाली ज्यादा नहीं पढ़ेगा, स्टूडेंट को ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस एटलीस्ट इतना जितना जो पढ़ाई होता है स्कूल में या ट्यूशन में कहीं भी पढ़ाई होता है उस चीज को वो रिवाइज करें. खुद से रिवाइज करने का अगर समय नहीं है तो आप बिल्कुल ट्यूशन में पढ़िए. चाहे मेरे पास पढ़े चाहे किसी के पास पढ़े, आप बिल्कुल नहीं पढ़िए. अगर खुद से रिवाइज करने का टाइम नहीं है, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, तो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अगर सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है. ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं. ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं हम कि जो प्लेन मिरर है, जो हमने बनाया था प्लेन मिरर, ये जो बनाया था हमने प्लेन मिरर, बैक साइड में पॉलिश किया हुआ है, इसका नाम MN है सपोज. तो ये प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उस इमेज का स्पेसिफिकेशंस क्या है, फीचर्स क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है ना. यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण द्वारा, इसको हम बोलेंगे हिंदी में समतल दर्पण. समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं है ना. हेडिंग में क्या हो जाएगा? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं. पहले इंग्लिश लिख लेते हैं हम लोग, है ना. प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज
properties of the image formed by the plane mirror, है ना। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब मतलब इमेज, प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, यहां हम कॉलम देते हैं। क्या क्या विशेषता है उसको पूछता है एग्जाम में, है ना। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। 10th के लिए जरूरी है और 8th के लिए जरूरी है। तो समतल दर्पण द्वारा कौन कौन से प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है, उसकी क्या विशेषता है। तो उसमें पहला प्रॉपर्टी समझते हैं। 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी समझते हैं कि क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि द साइज ऑफ द इमेज, सॉरी ये पहला नहीं है, सेकंड है। पहला क्या कहता है, पहला जो है इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहला एक प्रॉपर्टीज क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल मतलब आभासी, जो सचमुच का नहीं हो, जो रियल नहीं है वो वर्चुअल है ना, आभासी है, काल्पनिक है, कह सकते हैं। तो जो भी प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनता है ये हमेशा आभासी होता है, हमेशा वर्चुअल होता है, वो रियल में नहीं होता है। जैसे हम कोई मिरर में फेस देखते हैं, समतल दर्पण में अपना फेस देखते हैं, तो क्या होता है, एक आभासी चेहरा उधर भी होता है, पीछे साइड में होता है ना। वो वर्चुअल इमेज होता है। इमेज जो भी बनता है वो वर्चुअल होता है, नॉट रियल। सेकंड, ये हमेशा इरेक्ट होता है ना। जिधर हमारा माथा ऊपर की ओर है तो इमेज का भी माथा ऊपर की ओर होता है, ठीक है। तो जो भी इमेज बनता है, अगर मान लेते हैं सपोज यहाँ पर कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सपोज यहाँ पर, तो इसका अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट है तो होता क्या है कि इतने ही डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर, यहाँ पर डॉटेड लाइन से इसको दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इमेज है इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। होता क्या है कि ये जो इसका जो इमेज जो बनता है, इमेज जो फॉर्म होगा, इसका इमेज जो पीछे की ओर बना, एक्चुअली पीछे नहीं बनता, इस मिरर में ही दिखता है, लेकिन लगता है कि पीछे है। तो सॉरी तो जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो हमेशा इसका इमेज जो बनता है जो ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा सीधा होता है और आभासी होता है। यानी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। पहला प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, द साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। प्रतिबिंब का आकार, बीम के आकार, बीम ऑब्जेक्ट को हम लोग बीम बोलते हैं, वस्तु बोल सकते हैं, बीम बोल सकते हैं, है ना। बीम का उल्टा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का आकार बीम के आकार के बराबर होता है। साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए ये जो साइज होगा, ये जो इसका जो साइज होगा वही साइज इसका होगा। तो साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गया, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, इसका थर्ड प्रॉपर्टीज है कि जो इसका जो इसके सामने, ठीक है, ये जो मिरर के सामने जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा, मिरर के सामने जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा, दैट मींस दिस डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस सपोज मान लो कि 2 मीटर है, तो ये भी यहां से लेकर इमेज के बीच का डिस्टेंस भी 2 मीटर ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर, इन फ्रंट ऑफ मिरर जितना दूरी पर रखा हुआ है, इसका इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनेगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर एज फार एज ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना। वस्तु जो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब उतनी ही समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है दर्पण से, जितनी दूरी पर उसके सामने वस्तु रखा हो। इसको हम दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं, इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट।
इसको दूसरे शब्द में ऐसा कर सकते हैं, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरा प्रॉपर्टीज हो गया। पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि हमेशा वर्चुअल रिएक्ट होता है। सेकंड प्रॉपर्टी कहा कि साइज इक्वल होता है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है साइज इक्वल होता है, इक्वल साइज होता है। थर्ड क्या पढ़ा कि जो डिस्टेंस होता है मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच में वही डिस्टेंस होता है और इमेज और सॉरी इमेज और मिरर के बीच में। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस में इमेज बनता है, डिस्टेंस भी इक्वल होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, ट्विस्ट है, इसमें कुछ इसको जानने वाला इसको जानना जरूरी है। ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा। हम लोग उससे पहले, इसको जानने से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे लैटरल इन्वर्सन के बारे में। लैटरल इन्वर्सन, लैटरल इन्वर्सन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तन, पार्श्व परावर्तन। क्या होता है लैटरल इन्वर्सन? लैटरल इन्वर्सन हम लोग ये, लैटरल इन्वर्सन का मतलब ये होता है कि जब हम कभी मिरर में ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सॉरी इमेज को देखते हैं, अपना फेस देखते हैं कभी भी मिरर में, तुम देखते होगे क्या कि जो इमेज है उसका जो राइट पार्ट है हमारा लेफ्ट पार्ट की जैसा लगता है, देखने में लगता है कि हमारा जो लेफ्ट पार्ट है, हम लेफ्ट हाथ उठाएंगे तो वहां से जो मिरर में जो इमेज बन रहा है उसका राइट हाथ जैसा लगेगा कि राइट हैंड उठा रहा है। ठीक है, तो ऐसा जब होता है कि लेफ्ट पार्ट, होता क्या है कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट appears like right part of the image, right part of the object appears like left part of the image। ठीक है, मतलब बाया पार्ट दाहिना की ओर लगता है, दाहिना पार्ट बाया जैसा लगता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन या पार्श्व परावर्तन। तो हम इसमें कह सकते हैं क्या कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। चौथा पॉइंट है, चौथा जो प्रॉपर्टीज है इसका, चौथा जो स्पेसिफिकेशन है या विशेषता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का, कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है ना। द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, ये क्या हो गया? चौथा जो हो गया वो लैटरली इन्वर्टेड। इमेज जो बनेगा वो लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब समझा दिए कि लेफ्ट पार्ट लगता है राइट जैसा और राइट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट लगता है लेफ्ट पार्ट ऑफ द इमेज। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर पर। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर भाई, तो मिरर दो तरह का होता है बेसिकली। एक प्लेन मिरर जो हमने पढ़ा, उसके द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं जानी, क्या विशेषता होता है। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर हिंदी में बोलेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं। क्या डेफिनेशन होगा, इसकी परिभाषा क्या होता है गोलीय दर्पण का या स्फेरिकल मिरर का? तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस गोलीय हो या स्फेरिकल हो, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर, है ना। A mirror whose reflecting surface is spherical, a mirror whose reflecting surface is spherical is known as spherical mirror। ठीक है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण जो है वो दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर और दूसरे को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव को हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव को बोलते हैं अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, अब समझते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है या दोनों को किसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स और किसको कहते हैं कॉनकेव। सपोज एक स्फीयर है हमारे पास, सपोज एक स्फीयर है ऐसा। अब इस स्फीयर को अगर हम इस स्फीयर को इस तरह वर्टिकली कट करें और एक पार्ट को उठा के ले आए। अगर सपोज एक पार्ट है मेरे पास ऐसा,
ये स्फेयर का पार्ट है। तो इस स्फेयर का पार्ट को हो सकता है इसके दो पार्ट हैं, एक इधर से एक इधर से। तो अगर हम इसके पीछे से पॉलिश कर दें, इस स्फेरिकल पार्ट को हम पीछे से पॉलिश कर दें, तो क्या होगा, आगे से रिफ्लेक्शन होगा, आगे हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आगे से रिफ्लेक्शन होगा। जो भी रे ऑफ लाइट इधर से गुजरेगी ये रिफ्लेक्ट करेगी। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम पीछे से इसको पॉलिश करते हैं तो ये आगे से यानी कि इस पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह के जो मिरर बनते हैं इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट्स हो, अंदर की ओर। जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट्स हो उसको बोलेंगे हम अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। उसी का उल्टा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होगा उसी का उल्टा हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इस तरह के इसका पार्ट है, स्फेयर का पार्ट है, और इसको हम अंदर की ओर पॉलिश करते हैं। अगर कॉन्वेक्स मिरर का हम अंदर की ओर पॉलिश कर दें तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस बाहर की ओर हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्टिव से इधर से कोई रे ऑफ लाइट जाएगा, ये टकरा के वापस जाएगा। तो जब रिफ्लेक्टिव सरफेस बाहर की ओर हो, आउटवर्ड्स हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब आउटवर्ड्स हो, अंदर की ओर पॉलिश हो, तो ऐसे मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। अब एक बात समझ में आ गया था। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्केव मिरर किसे कहते हैं तो पहला क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किसे कहेंगे, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, spherical mirror in which reflecting surface curved inwards is known as, आगे कर सकते हैं इसको, is known as concave mirror। concave mirror है ना, spherical mirror in which reflecting surface curved inwards is known as concave mirror, ठीक है। हिंदी में इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अवतल दर्पण को वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित हो, कर्व्ड माने अंदर की ओर वक्रित हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट वन इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम बोलेंगे ये हो गया अवतल, ये हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, और स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स इज नोन एज कॉनकेव मिरर, ठीक है। जो बाहर की ओर होगी, तो ये क्या है, इसका एग्जांपल हम यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेंगे, एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे कॉनकेव मिरर का। इस तरह से हो जाएगा कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में स्फेरिकल मिरर लिख सकते हो, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर in which reflecting surface is curved outwards is known as convex mirror। अंडरस्टैंड, ये ऐसा हम इसको बना देंगे, इस तरह का फिगर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। दोनों बात समझ में आ गया अच्छी तरह से, उम्मीद करते हैं ऐसा कि सबको समझ में आ गया होगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आगे चलकर हमको बहुत जरूरत पड़ने वाला है, वेरियस टर्मिनोलॉजीज हैं। उन टर्मिनोलॉजीज को हम एक एक करके समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम में जब हम लोग उसके डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे, मिरर अलग अलग पॉइंट पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज फॉर्मेशन होता है, तो इमेज फॉर्मेशन के समय में हमको दिक्कत ना हो,
पूरे अच्छी तरह से इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे बहुत अच्छी तरह से, A to Z स्टूडेंट को ये समझ में आएगा, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का है। बहुत ज्यादा लाइट जो चैप्टर ऐसा है ना कि एग्जाम, किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, लाइट चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, और बड़ा मार्क्स का भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है इससे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कुछ टर्मिनोलॉजीज को हम लोग देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, हेडिंग दे सकते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ स्फेरिकल मिरर। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है पोल, आता है पोल, इसको हम बोलते हैं हिंदी पोल कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। साथ ही साथ देखते जाओगे पोल क्या होता है। देखो मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, ये पीछे तरफ से पॉलिश किया हुआ है बैक साइड में, और इस फ्रंट साइड में रिफ्लेक्शन होता है, यानी इनवर्ट साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा, दिस सेंटर इज नोन एज पोल, इसको हम पोल कहते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, और इसको पी से, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे या ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल, ध्रुव कहते हैं, है ना। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु को हम ध्रुव कहेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये हो गया ध्रुव। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। ठीक, उसी तरह ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर में हो गया पोल, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो गया पोल, कॉन्वेक्स मिरर में पोल हो जाएगा यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट में। ये सेम रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इधर हो गया, इसका इधर ही लिखेंगे हम लोग, क्योंकि रिफ्लेक्शन इधर होगा तो पॉइंट को हम लोग पीछे साइड लिखते हैं। पॉइंट एक्चुअली क्या होता है, सेंटर में होता है। तो ये हो गया ध्रुव और पोल। सेकंड टर्म्स है पोल के बाद हम आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र? सॉरी, थोड़ा खांसी ज्यादा है, ठीक है, छूट गया था, फिर से हो गया। खांसी से थोड़ा परेशान रहते हैं, दवा लेने के बाद भी जल्दी ठीक नहीं होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि ये जो गोलीय दर्पण है, गोले का भाग है, गोला मैंने स्फीयर। इस कोई भी स्फेरिकल मिरर, दोनों स्फेरिकल मिरर है, जब कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये दोनों एक गोले का टुकड़ा होता है। जैसे एक बॉल होता है, एक बॉल को अगर हम काट दें, तो बॉल को हम लोग स्लाइस करें तो क्या होगा, एक टुकड़ा निकल के आएगा, इस तरह से टुकड़ा निकल के आएगा। उसी तरह ग्लास का बना होता है, ग्लास का अगर एक ग्लास के फ्रेम में है तो उसको कटिंग करने से क्या होगा, ये ग्लास का एक टुकड़ा स्फेरिकल शेप में निकलेगा। तो उस तरह से हम लोग इसका मिरर बनाते हैं, एक तरफ पॉलिश करने के बाद वो मिरर बन जाता है, रिफ्लेक्शन होना शुरू कर देता है। प्लेन मिरर में वैसे ही होता है, एक तरफ पॉलिश होता है, सेकंड दूसरी तरफ से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो मिरर बन जाता है। तो हम बात कर रहे हैं वक्रता केंद्र का। तो जो गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर जिस गोले से बना हुआ है, जिस गोले का पार्ट है, उस गोले के केंद्र को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। है बात समझ में? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र कहेंगे कि जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उसके केंद्र को हम बोल देंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, समझ में आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, समझ में आ गया?
कि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर it is the center of the sphere from which a spherical mirror is formed. ठीक है, it is the center of the sphere from which a spherical mirror is formed. A spherical mirror is formed is known as center of curvature. Center of curvature is a central point of the sphere from which a spherical mirror is formed is known as center of curvature. आगे बात समझ में। वक्रता केंद्र क्या है कि वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को कहते हैं जिस गोले से गोलीय दर्पण का निर्माण हुआ है। आगे बात समझ में। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात क्या है कि वक्रता केंद्र को समझना है कि ये जो वक्रता केंद्र होगा ये बॉल के अंदर में होगा, इनसाइड द बॉल होगा, मतलब स्फीयर के इनसाइड होगा, अंदर होगा। वो जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हिस्सा नहीं होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो सरफेस पे होता है, लेकिन ये सरफेस नहीं है, स्पेस पे है, ये सेंटर पे है। तो स्फीयर अगर है उस स्फीयर के सेंटर पे है, दैट मींस ये हुआ दिस पॉइंट इज नॉट लाई ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस पॉइंट इज नॉट लाई इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आया बात समझ में। तो ये जो पॉइंट हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में लाई नहीं करेगा। ये पॉइंट सिर्फ तुम्हारा जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, डिफरेंट टाइप का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे स्फेरिकल मिरर के द्वारा, उस टाइम इसका यूज पड़ेगा। इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर जो याद रखोगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये हिस्सा नहीं है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हिस्सा कौन था, पोल था, ध्रुव था। पोल क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है पोल, और जो जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि ये स्पेस में होता है, ये बीचों बीच होता है। दो टर्म्स हो गया हमारा, सेकेंड पहला हो गया पोल और दूसरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा की ओर जाएंगे हम। तीसरा जो पॉइंट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा जो पॉइंट हमारा दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक एक टर्म्स को हम लोग समझते जाएंगे। नोट्स के लिए बोले हैं कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो वही हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर कि स्फेरिकल मिरर जिस गोले से बना हुआ है उस गोले की त्रिज्या, स्फेरिकल मिरर जिस गोले से बना हुआ है, जिस स्फीयर से बना हुआ है, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा दैट रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये रेडियस, दिस वन, ये जो रेडियस है, रेडियस इसी को बोलते हैं ना स्फीयर में। सेंटर एंड जो इसका सरफेस है, या तो अगर 3D डायग्राम, ये तो 3D डायग्राम है, स्फीयर क्या होता है, 3D डायग्राम होता है। तो 3D डायग्राम का ये क्या है, ये सरफेस है। तो एक सरफेस से लेकर पॉइंट ऑन द सरफेस से लेकर सेंटर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर बोलते हैं। तो ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है गोले का रेडियस है, जो स्फीयर का रेडियस है, यही रेडियस हम क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच spherical mirror is formed, that radius is known as radius of curvature। आगे बात समझ में, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद आते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद आते हैं हम लोग फोकस पर। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा फोकस है, या सॉरी इसको पहले प्रिंसिपल एक्सिस देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस हिंदी में बोलेंगे इसको प्रधान अक्ष। किसे की बोलेंगे, प्रधान अक्ष।
मान लेते हैं मेरे पास स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर है, दिस इज पोल एंड यहाँ पर है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? A straight line. Principal axis is the straight line passing through pole and center of curvature. It is a virtual line, है ना, रियल लाइन नहीं होता, ये वर्चुअल लाइन है। तो हम कह सकते हैं कि एन इमेजिनरी लाइन और वर्चुअल स्ट्रेट लाइन, वर्चुअल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आभासी रेखा को या काल्पनिक रेखा को हम प्रधानच कहते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच गुजरने वाली सरल रेखा को प्रधानच कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फोकस, उसके बाद आता है फोकस के बारे में। फोकस, फोकस हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस क्या है? फोकस तुम्हारा क्या होता है? फोकस दोनों केस में अलग अलग होता है। हम पहले कॉनकेव के केस में देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है? मान लेते हैं बहुत सारे स्ट्रेट लाइन है, बहुत सारे पैरेलल लाइंस है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं। रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या हम कह सकते हैं इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वे सभी समांतर किरणें जो पैरेलल एक्सिस के समांतर आ रही है दर्पण से टकराती है ना। ऑल पैरेलल रेज या ऑल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस strikes to the mirror and after reflection it will intersect at the same point। ये क्या होंगी? ये जितने भी लाइट्स होंगी, पैरेलल लाइंस, जितने भी रेज ऑफ लाइट होंगी, ये सबके सब जब रिफ्लेक्शन होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद सेम पॉइंट से जाते हुए प्रतीत होगा। प्रतीत नहीं होगा, रियल में जाता है। यहाँ पर कॉनकेव में रियल में जाता है, रियल में उधर से सब इंटरसेक्ट करते हुए उस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सब गुजरता हुआ गुजरेगा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। आगे बात समझ में फोकस के बारे में। फोकस किसको बोलेंगे? कि फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच all parallel lines ray of light coming from the all ray of light parallel to the principal axis strikes to the mirror and after reflection it will intersect at the point, that point is known as focus। उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस, है ना। सभी समांतर किरणें जो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर किरणें जो आ रही हैं, दर्पण से टकरा रही हैं, टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजर रही हैं, उस बिंदु को हम बोलेंगे फोकस। दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। और फोकस को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एफ। और एक चीज और अच्छा ठीक है, उसको बाद में बोलेंगे। पहले हम कॉनकेव के साथ देख लिए ये चीज, अब कॉन्वेक्स के साथ देखेंगे। कॉन्वेक्स के साथ देखेंगे, कॉन्वेक्स के साथ क्या है? एक कॉनकेव में हो गया। कॉन्वेक्स में क्या है? कॉन्वेक्स में उसी तरह से होगा। सपोज एक कॉन्वेक्स मिरर है, अब यहाँ क्या होता है? दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है। रेज इधर से पॉलिश किया हुआ है, रिफ्लेक्शन होगा इधर से, रेज ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रेज ऑफ लाइट आ रही है। और ये जब जैसे ही परावर्तक सतह से टकराती है, जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद क्या होगा? ये रेज ऑफ लाइट क्या होंगे? ये इधर से रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, इधर से रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन ये पता चलेगा कि रिफ्लेक्ट हो रहा है आगे। इसको अगर हम एक्सटेंड प्रोजेक्ट करते हैं, इस लाइन को आगे हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं, इस लाइन को, ठीक है, तो ये सभी लाइनें जो होंगी एक ही पॉइंट से आते हुए दिखेगी। ये सभी लाइन जो है एक ही पॉइंट से, ये सभी रे ऑफ लाइट जो है
एक ही पॉइंट से आते हुए प्रतीत होगी, ऐसा अपीयर होगा कि ये सभी लाइंस जो हैं एक सोर्स ऑफ लाइट से निकल के वापस जा रही हैं। तो ये सब क्या हो गया, इंसिडेंट रेज, दीज आर इंसिडेंट रेज, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द मिरर इट विल गो बैक इन दिस डायरेक्शन। ये ऐसे जाया, ऐसे गया और ऐसे ये वापस जा रहा है। दिस इज दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये पता चलेगा कि ये जो लाइट है, रेज ऑफ लाइट है, इंसिडेंट तो हुआ, इंसिडेंट तो पैरेलल हुआ, लेकिन यहाँ मिरर से टकराने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, ये सभी लाइंस जो है लगेगा देखने से कि सबके सभी लाइन एक ही पॉइंट से वापस आते हुए दिख रहा है। इसको हम बोलेंगे फोकस। दैट मीन्स क्या हुआ इसमें डिफरेंस दोनों में, यहाँ पर रियल में उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सभी इंसिडेंट रेज आती हैं, दर्पण से टकराती हैं और टकराने के बाद एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है रियल में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही पॉइंट से टकराती नहीं है बल्कि टकरा कर वापस आते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है। इट अपियर्स टू कम फ्रॉम द सेम पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। आगे बात समझ में, यहाँ पर रियल में एक बिंदु पे टकरा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद सभी लाइनें, सभी रेज ऑफ लाइट, और यहाँ सभी रेज ऑफ लाइट जो है यहाँ एक पॉइंट से आते हुए दिख रहा है, एक पॉइंट से टकराकर वापस आते हुए दिख रहा है। लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। ये यहाँ ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस इधर तो पॉलिश किया हुआ, इधर तो जाएगा नहीं, तो ये क्या होगा, ये लाइट गया यहाँ से और टकरा के वापस जा रहा है। ये सभी लाइट गया यहाँ से टकरा के वापस जा रहा है, मतलब ये वापस तो यहीं से हो जा रहा है, रिफ्लेक्टिव सरफेस से ही वापस हो जा रहा है। लेकिन ऐसा लगेगा कि ये सबके सभी लाइन, ये जितने भी रेज ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हुई है, ये सभी रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट से होकर वापस जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हमको लगता है कि ये एक ही पॉइंट से होकर सभी वापस जा रही है, इस पॉइंट को बोलेंगे फोकस, और इसमें रियल में ऐसा होता है, उसको बोलेंगे फोकस। तो ये सिंपल है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज्यादा चीज नहीं है, दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छा से। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो हमने पढ़ा, हमने कुछ टर्म्स, कौन कौन से टर्म्स के बारे में चर्चा कर लिया, ध्रुव के बारे में जाने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बारे में जाने। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है दैट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अच्छा, ये फोकल लेंथ जो होता है इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। हिंदी में बोलेंगे इसको फोकस दूरी, ठीक है, फोकल लेंथ। क्या होगा फोकल लेंथ, ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से रेज ऑफ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर पोल है ध्रुव, इसका नाम मान लेते हैं mn है, ठीक है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, और मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो फोकस होगा, ये फोकस जो होता है हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच होता है, याद रखोगे। ये जो फोकस होता है हमेशा, ऑलवेज दिस फोकस इज लाइज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में हमेशा फोकस होता है। तो जो डिस्टेंस यहां से पोल मतलब कि ये सरफेस है मिरर, तो यहां से जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर पोल तक, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ध्यान रखोगे, ठीक है। टर्मिनोलॉजी को जिस चीज से बताते जा रहे हैं, सारा चीज को एक एक करके ऑब्जर्व करते जाओ। धीरे धीरे जैसे ही हम लोग फॉर्मेशन में जाएंगे, इमेज फॉर्मेशन में जाएंगे, अलग अलग पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, कैसा बनता है, उसका नेचर क्या होता है, साइज क्या होता है, वो सभी चीज सब बढ़िया से समझ में आएगा अगर इस टर्म्स को अगर समझ में आता है तो। आज जितना भी क्लास में हम टर्म्स बताए, सारे टर्म्स को बहुत अच्छा तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है, तो फिर दिक्कत नहीं होगा आगे में। तो ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या हो गया, फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी, या फोकल लेंथ बोलेंगे। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, ठीक। उसी तरह तुम्हारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बोल ही दिए थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हो गया, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बता ही दिए थे कि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे
रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर हम कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं तो इसमें भी सेम उसी तरह से होगा, यहाँ पोल हो गया, ठीक है, रेज ऑफ लाइट ऐसे जाती हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ रेज ऑफ लाइट ऐसे जाती हैं और सपोज यहाँ से ऐसे गया और ये से जो है सो ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से वापस जा रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, ये इंसिडेंट पे गया, यहाँ से टकराया, वापस गया, रिफ्लेक्शन हुआ, ये जिस पॉइंट से आते हुए मालूम हो रहा है ये फोकस है। अब फोकस जितना दूरी पर है इसके डबल दूरी पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से तो पोल इस पॉइंट पे ये पोल है, पोल से लेकर फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा, और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलेंगे हम वक्रता त्रिज्या, और पोल मीन्स ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलेंगे फोकल लेंथ या फोकस दूरी। ठीक है, ये सारा चीज समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो आगे का टर्मिनोलॉजीज है उसको हम देखेंगे। टर्मिनोलॉजी तो मैक्सिमम हो ही गया है शायद सब, अगर कुछ बचा हुआ होगा तो देख लेते हैं, अदरवाइज हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे कैसे इमेज बनता है अलग अलग पोजीशन पर, उस चीज के बारे में देखेंगे। तब तक बने रहिए चैनल के साथ, ठीक है। थोड़ा व्यस्त जिंदगी है, अपना भी पढ़ाई होता है, इसलिए उतना समय पर रेगुलरली अपडेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं कि अब रेगुलर हों, बराबर रेगुलर होंगे। ठीक है, जुड़िए साथ में। और अगर कोई अपना आप लोग का ओपिनियन है कि इस टर्म्स में इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो उस चीज़ को हम भली भांति बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा मेरा हमेशा इच्छा रहता है कि हर तरह के डाउट्स किसी भी तरह के डाउट्स को बेसिक लेवल पे समझाने का, ठीक है, बेसिक लेवल से बहुत अच्छी तरह से, खास करके जो लोग मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़े होते हैं, जो लोग को अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में बिलोंग्स करते हैं, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं खास करके, उन लोग को अगर समझना चाहता है, अगर बच्चा सही में रियल में पढ़ने का इच्छुक है और चाहता है पढ़ना, तो हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी हमसे हेल्प हो पाएगा उन लोगों को हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।